हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूट क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड चैप्टर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर मॉडल के पक्ष में स्पेक्ट्रमी प्रमाण। बोर मॉडल हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद है बोर मॉडल के पक्ष में स्पेक्ट्रमी प्रमाण। इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु यह कई स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बनाता है। इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर उच्च ऊर्जा स्तरों में, हाई एनर्जी लेवल्स में उत्तेजित कर दिया जाता है। जो उत्तेजित कर देते हैं, जब यह इलेक्ट्रॉन पुनः निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है तो कई स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बनाता है। कौन कौन सी श्रेणियां बनती हैं? एक तो लाइमन श्रेणी, जब ऊंची कक्षाओं से, उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। डायग्राम इसका हम देख सकते हैं। तो जैसे ये के कोष है, एल एम, ये एन कोष, ओ पी। कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, कक्ष, ये सभी एक ही नाम है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे पी कोष में है, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा कोष है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जैसे छठे कोष से इलेक्ट्रॉन आता है पहले कोष में तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। यदि पांचवे से आता है पहले में तो लाइमन श्रेणी, चौथे से आता है तो लाइमन श्रेणी, तीसरे से पहले में आता है तो भी लाइमन श्रेणी, दूसरे से पहले में आता है तो भी लाइमन श्रेणी। यानी ऊंची कक्षाओं से, उच्च ऊर्जा स्तर से के कोष में आएगा। किसी भी ऊंची क्लास कोई सी भी हो, किसी भी ऊर्जा स्तर से जब के कोष में इलेक्ट्रॉन आएगा तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। तो लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान होगा 1, n2 का मान होगा 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो n1 क्या होता है? जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है। और n2 की वैल्यू क्या होगी? जिस कक्षा से उस कोष में जाएगा। तो लाइमन के लिए n1 का मान तो होगा 1, क्योंकि के कोष में आएगा इलेक्ट्रॉन। और n2 की वैल्यू क्या होगी? उच्च ऊर्जा स्तरों की जो क्वांटम नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से। तीसरे कोष से आएगा तो n2 की वैल्यू 3 रखेंगे, छठे से आएगा तो n2 की वैल्यू 6 रखेंगे, n1 की वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार से जब ऊंची कक्षाओं से, उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में आता है, एल कोष में आता है, तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। तो बामर श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू होगी 2, यानी जिस कोष में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बामर श्रेणी कब प्राप्त होगी? जब इलेक्ट्रॉन एल कोष में आएगा। एल कोष दूसरे नंबर पे आता है तो n1 की वैल्यू 2 लिखेंगे। और दूसरे कोष में कहाँ कहाँ से आ सकता है? तीसरी क्लास से आ सकता है, चौथी क्लास से आ सकता है, पांचवी से आ सकता है, छठी से आ सकता है। तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 3 से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। पांचवी क्लास से आएगा तो बामर के लिए n2 की वैल्यू क्या होगी? 5। तो जिस कक्षा में आएगा वो, उसको हम लेंगे n1, जिस कक्षा से आएगा उसको लेंगे n2। तो लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के, जो सूर्य का स्पेक्ट्रम है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। बामर श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है। उसके बाद आती है तीसरी, पाश्चन श्रेणी।
पाश्चन श्रेणी कब प्राप्त होती है? जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन तीसरी क्लास में आता है, यानी एम कोश में आता है। तो तीसरे कोश में कहाँ से आ सकता है? जैसे 6 से आ सकता है 3 में, 5 से आ सकता है 3 में, और 4 से आ सकता है 3 में। तो N1 की वैल्यू तो क्या बनेगी इसके लिए? 3 बनेगी, 3। N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 6, 5, 4 या 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से होगी। पाश्चन श्रेणी अवरक्त भाग में पाई जाती है। उसके बाद ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी कब प्राप्त होगी? जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में आता है। तो इसके लिए N1 की वैल्यू 4 बनेगी और N2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ऊंची क्लासों की जो भी जिस कक्षा से आएगा वो N2 होगी। पांचवी श्रेणी है फुंड श्रेणी। उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पांचवें कोश में आएगा तो ही फुंड श्रेणी प्राप्त होगी। तो पांचवें में कहाँ से आ सकता है? छठे से आ सकता है, सातवें से आ सकता है, आठवें से आ सकता है, 9वें से आ सकता है। ये सब 6, 7, 8 क्या होंगी? N2 होगी। N1 की वैल्यू 5 होगी। ऊपर हमने ये बातें पहले लिख दी हैं कि लेमन श्रेणी कब होगी? जब ऊंची क्लास से, यानी 2, 3, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें से पहली क्लास में आए। बामर श्रेणी कब प्राप्त होगी? उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे क्लास में आए। और पाश्चन श्रेणी कब प्राप्त होगी? तो उच्च कक्षाओं से, उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन आए। ब्रैकेट श्रेणी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे कोश में आए। और फुंड श्रेणी उच्च ऊर्जा स्तरों से पांचवें कोश में आए। तो ये हो गई स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय उत्सर्जित ऊर्जा। उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, जो किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर होती है प्लांक के सिद्धांत के अनुसार। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी कोश की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस RH अपॉन N स्क्वायर। पीछे हमने पढ़ा था। एक तो फॉर्मूला हमने बताया था -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और एक इस रूप में बताया था RH अपॉन N स्क्वायर। RH क्या? रिडबर्ग कांस्टेंट है। माना इलेक्ट्रॉन N2 कोश से N1 में आता है, पांचवें से चौथे में आता है या छठे से दूसरे में आता है। तो N2 कोश से N1 में आता है। तो ये किसी भी कोश के लिए है En। तो जिस कोश के लिए हम कैलकुलेट करना चाहेंगे उसके लिए, जैसे 2 के लिए करेंगे तो E2 हो जाएगी यहाँ पर माइनस RH अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा। अब En की जगह हम E2 ले सकते हैं, तो जिस कोश से आ रहा है उससे। तो E2 के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू माइनस RH अपॉन N2 का स्क्वायर कर देंगे। E1 जिस कोश में जाएगा उसके लिए क्या कर देंगे? माइनस RH अपॉन N1 का स्क्वायर होगा। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या क्या होगा? E की वैल्यू क्या आएगी? E या डेल्टा E। E2 की वैल्यू क्या है? RH माइनस RH अपॉन N2 स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में माइनस है, माइनस N1 की वैल्यू कितनी है? नहीं, E1 की वैल्यू कितनी है? माइनस RH अपॉन N1 स्क्वायर, ये वाली। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये प्लस की है ये वैल्यू, ये माइनस की है, इसको पहले लिख लेंगे। RH अपॉन N1 स्क्वायर माइनस RH अपॉन N2 स्क्वायर। RH कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और E इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार? H न्यू
ई की वैल्यू क्या रख, डेल्टा ई या ई की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एच न्यू। तो यहाँ ई की जगह एच न्यू रख दिया। और न्यू क्या होता है, आवृत्ति किसके बराबर होती है, प्रकाश का वेग अपन प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, या वेग अपन तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन का वेग इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य। तो न्यू की जगह क्या आएगा, सी अपॉन लेमड़ा रखेंगे, पुट कर देंगे न्यू के स्थान पर सी अपॉन लेमड़ा। तो क्या आएगा, एच सी अपॉन लेमड़ा आएगा इक्वल टू आर एच अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एच सी को इस साइड में लेके जाएंगे तो नीचे जाएगा, यहाँ क्या रहेगा 1/λ इक्वल टू आर एच अपॉन एच सी ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आर एच अपॉन एच सी सारी कांस्टेंट राशियां हैं, इसको नया कांस्टेंट दे देंगे आर। आर क्या यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 109/677। तो 1/λ इक्वल टू क्या आया था, आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। 1/λ को लिख सकते हैं न्यू बार, वन अपॉन लेमड़ा इक्वल टू न्यू बार बराबर तरंग संख्या। डेफिनेशन क्या होता है इसकी, एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। तो 1/λ लिखो या न्यू बार लिखो। फॉर्मूला क्या आएगा, आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। लेमड़ा याद करनी है तो 1/λ वाला फॉर्मूला लेंगे। डायरेक्ट तरंग संख्या याद करनी है तो ये लगा देंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 109/677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ आर की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हैं या बाद में रखनी पड़ेगी, कैलकुलेट करते समय बात एक ही। अब क्वेश्चन आ सकता है, बामर श्रेणी की चतुर्थ रेखा की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। तो बामर श्रेणी के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास में आएगा, दूसरे कोष में आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी n1 के लिए, n1 का मान कितना आएगा 2। बामर का मतलब ऊंची क्लास से दूसरी क्लास में आता है, तो वो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। तो n1 की वैल्यू 2। और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 8 9 डॉट डॉट इनफिनाइट से आ सकता है। तो चतुर्थ रेखा की तरंग संख्या पूछिए। प्रथम रेखा कौन सी होगी, जब तीसरे से दूसरे कोष में आएगा। द्वितीय रेखा कौन सी होगी, जब चौथे कोष से दूसरे में आएगा। तृतीय रेखा कौन सी होगी, जब पांचवे से दूसरे में आएगा। चतुर्थ रेखा की पूछिए, चतुर्थ रेखा कौन सी कब प्राप्त होगी, जब छठे से दूसरे कोष में आएगा। तो n1 की वैल्यू तो 2 है, n2 की वैल्यू इनमें से कौन सी सिलेक्ट करेंगे, 6 सिलेक्ट करेंगे। अगर प्रथम की पूछता तो हम 3 ले लेते, दूसरे की पूछता तो 4 ले लेते, चतुर्थ की पूछिए तो 6 ले लेंगे, अंतिम की पूछी जाती तो इनफाइनाइट ले लेते। बस फॉर्मूला लगा देंगे, न्यू बार बराबर तरंग संख्या बराबर क्या है, आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इसकी वैल्यू 109/737 है, और n1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर। कितना आएगा सोल्व करने पर, ये वैसा कि वैसा 1/4 1 माइनस 1/36। एलसीएम लेंगे, 36 एलसीएम आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 9 टाइम्स जाएगा। फिर एलसीएम 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर 1 ही आएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8 अपॉन एलसीएम।
काट पीट के सोल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 24386 सेंटीमीटर, 24,386 सेंटीमीटर आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बोर मॉडल की असफलताएं। कमियां क्या है इसकी? यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही लागू होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, Li+2। सेकंड क्या है, इस मॉडल से जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं होती। और थर्ड क्या है, इस मॉडल से स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं होती। जीमान प्रभाव क्या होता है? स्पेक्ट्रमी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर, प्रभावित करने पर यह कई सूक्ष्म रेखाओं में स्प्लिट हो जाती, विभक्त हो जाती है, इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या नहीं होती। स्टार्क प्रभाव, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र से प्रभावित करने पर यह कई सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती है, इसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या भी बोर मॉडल नहीं कर सका। और क्या कमियां हैं? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति की व्याख्या नहीं होती। इलेक्ट्रॉन कण की तरह भी होता है, तरंग की तरह भी बिहेव करता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं होती, आगे पढ़ेंगे। अणुओं की ज्यामिति, आकृति की व्याख्या नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण कमी है क्वांटम तथा चिरसम्मत सिद्धांत को मिलाना। सामान्य अवस्था या आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट क्या होती है? किसी परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा युक्त अवस्था सामान्य अवस्था कहलाती है। एक होती है उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। परमाणु में ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा युक्त कोश से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा युक्त कोश में चले जाते हैं, यह उत्तेजित अवस्था कहलाती है। हाइड्रोजन को ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन के कोश से यदि एल कोश में चला जाता है, यह प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इस प्रकार परमाणुओं में कुल n-1 उत्तेजित अवस्था होती है। उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा, निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। तो उत्तेजन एनर्जी ई से शो करें तो क्या होगी? En-E1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के कोश में हो तो के कोश में, तो यहां पर क्या कर लेंगे? E1 ले लेंगे। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना है। अगर दूसरे कोश से भेजेंगे तो E2 ले लेंगे, पांचवें से भेजेंगे तो E5 ले लेंगे। और यहाँ जिसमें भेजेंगे, सातवें में भेजना है, आठवें में भेजना है, एनर्जी E इंटू वी के बराबर भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होता है। इधर चला जाएगा तो ई अपॉन ई आएगा, इक्वल क्या बचेगा? वी। उत्तेजन विभव कह सकते हैं इसको। उत्तेजन विभव ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और यदि इसको वोल्ट में निकालना है तो क्या करेंगे? ई को नीचे ले लेंगे, और ई की वैल्यू कितनी है? En-E1। तो ये भी वोल्ट के लिए है फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है तो En-E1, वोल्ट में लेना है तो इलेक्ट्रॉन का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन से, आवेश से। ये जैसे मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के कोश में था, अगर चौथे कोश में होता, K-L-M, N कोश में होता तो En-E4 कर लेते इलेक्ट्रॉन के N कोश में होने पर। क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा क्रम से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लास्ट में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो n=3 और n=4 के लिए उत्तेजन विभव ज्ञात कीजिए। n बराबर 3 के लिए n की वैल्यू n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 स्तर उत्तेजन किसमें हो सकता है? इसमें तीसरे से चौथे में भेज सकते हैं, पांचवें में, छठे में, सातवें, इस प्रकार से भेज सकते हैं। तो n बराबर 3 स्तर के लिए प्रथम उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी?
तीसरे से चौथे में भेजें तो E4 माइनस E1, E4 की वैल्यू कितनी है, चौथे कोस की ऊर्जा दे रखी है इसमें -0.85 -0.85, ये फिर माइनस फॉर्मूले में है। और तीसरे कोस की एनर्जी कितनी है -1.51, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस होगा, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये ज़्यादा है तो क्या बचेगी, प्लस की वैल्यू बचेगी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उत्तेजन विभव कितना आएगा 0.66 वोल्ट। n बराबर 4 के लिए कैलकुलेट करना है तो E5 माइनस E4 करेंगे, चौथे से पांचवें में भेज सकते हैं। तो पांचवें की वैल्यू दे रखी है -0.54, 4 की दे रखी है -0.85, और ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस की वैल्यू आएगी 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट में करना है उत्तेजन विभव, ई से डिवाइड कर देंगे, ई कैंसिल हो जाएगा, केवल वोल्ट बचेगा। एक होती है पृथक्करण ऊर्जा, सेपरेशन एनर्जी। किसी गैसीय उदासीन परमाणु की उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उत्तेजित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, आवश्यक ऊर्जा कहलाएगी पृथक्करण ऊर्जा या सेपरेशन एनर्जी। और एक इंपॉर्टेंट है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी गैसीय उदासीन परमाणु की सामान्य अवस्था में, एक तो पृथक्करण तो क्या होती है उत्तेजित अवस्था में, यहाँ पर क्या है सामान्य अवस्था में बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और उसे अनंत तक पहुंचाने के लिए, यानी किसी क्लास से इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसे अनंत तक पहुंचाएंगे, आखिरी क्लास तक। तो आईपी या ईआई आयोनाइजेशन पोटेंशियल और या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी क्या ले लेंगे, अपनी इनफाइनाइट वाली लेंगे, अनंत ऊर्जा शून्य मानी जाती है, ई इनफाइनाइट माइनस E1। ये कब है, यदि के कोश में इलेक्ट्रॉन है और उसको अनंत पर पहुंचाना है, यानी उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बाह्यतम कोश से सामान्य अवस्था में, दूसरे कोश से इलेक्ट्रॉन निकालकर अनंत तक पहुंचाना है तो E2 ले लेंगे। ऐसा ही अन्य कोश में इलेक्ट्रॉन के होने पर, तो जैसे पहले कोश के लिए लेंगे तो क्या आएगा, इसका मान तो आएगा 0, अनंत पर ऊर्जा 0 होती है, माइनस का माइनस, और पहले कोश की कितनी होती है -13.6, तो माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का होगा। तो अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो होती है पहले कोश की एनर्जी -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 और N की वैल्यू अनंत लेंगे तो क्या आएगा, अनंत से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो इसलिए अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है 0 होती है। यदि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में हो तो E अनंत माइनस E3 कर लेंगे, या तीसरे कोश की एनर्जी रख लेंगे, वो पॉजिटिव प्लस में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं, अब हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो कई स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बनाता है। स्पेक्ट्रमी श्रेणियों या स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह मिलाकर परमाणुवीय स्पेक्ट्रम बनता है। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इसका परमाणुवीय स्पेक्ट्रम सरलतम होता है। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, सतत या बैंड स्पेक्ट्रम, असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम। सतत या बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, वह स्पेक्ट्रम जिसमें समस्त रंगों की पट्टियां सतत या लगातार होती है, अर्थात जिसमें यह पता नहीं चलता कि कौन सा रंग कहाँ खत्म हुआ और कौन सा रंग कहाँ से शुरू हुआ, सतत या बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है।
असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, वह स्पेक्ट्रम जिसमें रंगों की पट्टियां सतत या लगातार न होकर रेखीय रूप में होती है, असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय या असतत होता है। परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा। अभी तक के परमाणु मॉडलों में यही माना गया है कि इलेक्ट्रॉन साधारण कणों की तरह गतिशील रहते हैं, लेकिन 1927 में डेविसन तथा जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के विवर्तन द्वारा प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति भी होती है। इस आधार पर इलेक्ट्रॉन के अनेक गुण समझाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होने के कारण इसका यह सिद्धांत अमान्य है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन की गति को समझने के लिए एक नई प्रणाली अपनाई गई जो तरंग यांत्रिकी कहलाती है। तरंग यांत्रिकी के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।